कल्पना कीजिए, एक लड़का जो स्कूल जाने के लिए नंगे पांव कीचड़ भरी पगडंडियों पर चलता है और सालों बाद वही लड़का भारत के राष्ट्रपति भवन में बैठकर दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों से आंख में आंख डालकर बात करता है। दूर कहीं केरल के एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोंपड़ी में जन्मी यह कहानी राष्ट्रपति भवन के संगमरमर के गलियारों तक कैसे पहुंची? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर उसके सामने हर मोड़ पर एक अदृश्य मगर जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी खड़ा रहा हो, तो वह यह दौड़ आखिर जीत कैसे पाया? केरल के कोट्टायम जिले का उंजावूर गांव, 1920 का साल। तूफानी रात, टिमटिमाता हुआ दिया, टपकती हुई छत और अंदर एक नवजात शिशु जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक दिन यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालेगा। उसका नाम रखा जाता है के.आर. नारायणन। वह ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसे उस समय की भाषा में अछूत कहा जाता है, समाज की सीढ़ियों में सबसे नीचे। पिता का काम तो ताड़ी निकालना, कमाई इतनी कि पेट भर भोजन भी हर दिन तय नहीं। ये सिर्फ गरीबी नहीं, ये ऐसी गरीबी है जिसमें भूख से बड़ा दुश्मन है अपमान। गांव की गलियों में, मंदिरों के बाहर, कुओं के पास, हर जगह उसे याद दिलाया जाता है कि वह दूसरों से कम है। उसके जन्म के साथ ही जैसे एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी भी पैदा हो जाता है। वह प्रतिद्वंद्वी है सुविधाओं का, ऊंची जाति का, अंग्रेजी स्कूलों का कोई दूसरा बच्चा जो उसी देश में जन्मा है लेकिन दूसरी दुनिया में जी रहा है। नारायणन की हर सुबह मानो एक दौड़ की तरह शुरू होती है जिसमें वह और उसका यह अदृश्य प्रतिद्वंद्वी अलग अलग लेनों में दौड़ रहे हैं। एक के पैरों में जूते, दूसरे के पैरों में मिट्टी और कांटे। छोटा सा नारायणन जब पहली बार स्कूल की ओर निकलता है तो उसके हाथ में किताब नहीं। आशंका होती है, क्या उसे अंदर जाने दिया जाएगा? गांव के स्कूल में भी जाति की रेखाएं खिंची हैं। कक्षा के भीतर कुछ बच्चों के लिए लकड़ी की मजबूत मेज कुर्सियां हैं और कुछ के लिए फर ऐश का कोना। नारायणन समझते समझते बड़ा होता है कि वह किस हिस्से में बैठने वालों में गिना जाता है। फिर भी जब वह फटी पुरानी स्लेट पर अक्षर बनाता है तो उसकी आंखों में चमक होती है, मानो हर अक्षर उसके लिए एक सीढ़ी है जो उसे इस अदृश्य प्रतिद्वंद्वी के अधिक करीब ले जाएगी। बारिश के दिनों में जब गांव की मिट्टी की सड़कें दलदल बन जाती हैं, वह कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। कभी छाता नहीं, कभी चप्पल नहीं, कपड़े भी इतने पतले कि भीग जाए तो ठंड से कांपने लगे। लेकिन कक्षा में पहुंचते ही वह सब भूलकर ब्लैकबोर्ड पर आंखें गड़ा रहता है। उसके लिए किताबें किसी खजाने से कम नहीं। चूंकि घर में किताबें खरीदने का सवाल ही नहीं, वह दूसरों से किताबें उधार लेता है। रातों में कमजोर रोशनी में पढ़ते पढ़ते आंखें लाल हो जाती हैं। इधर उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी, वही काल्पनिक दूसरा लड़का जो शायद किसी शहर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसकी मेज पर ढेरों नई किताबें, चमकदार स्याहीदान और पिता का आश्वासन है कि पढ़ाई की फिक्र मत करो, जो चाहिए मिलेगा। दौड़ एक ही है लेकिन रास्ते दो बिल्कुल अलग। स्कूल में नारायणन की मेधा सामने आने लगती है। शिक्षक उसके उत्तर सुनकर चौंकते हैं। यह दुबला पतला साधारण कपड़ों वाला लड़का कठिन सवालों को असाधारण सरलता से हल कर देता है। इतिहास की किताब में जब वह साम्राज्यों के उत्थान पतन की कहानियां पढ़ता है तो शायद उसे अभी पता नहीं होता कि एक दिन इतिहास की किताबों में उसका नाम भी लिखा जाएगा। लेकिन हर तारीफ के बाद जैसे कोई दीवार सामने खड़ी हो जाती है। ट्यूशन नहीं, कोचिंग नहीं, अतिरिक्त नोट्स नहीं, क्योंकि वह उस दुनिया का हिस्सा नहीं। परीक्षा पास करने के लिए उसे दुगनी नहीं, कई गुना मेहनत करनी है, क्योंकि हर बार कोई न कोई याद दिला देता है कि तुम्हारे जैसे लोग कहाँ आगे बढ़ पाते हैं। यही वह उम्र है जब उसे पहली बार समय की क्रूरता का एहसास होता है। खेल खिलौने की उम्र में ही उसके सामने घड़ी टिक टिक करने लगती है। स्कूल की अंतिम परीक्षा नजदीक है और उसके लिए यह सिर्फ परीक्षा नहीं, भाग्य का फैसला है। अगर वह पास नहीं हुआ तो शायद हमेशा के लिए खेतों, मजदूरी या छोटी मोटी नौकरी में ही फंस जाएगा। अगर पास हो गया तो आगे की पढ़ाई की एक पतली सी संभावना। वक्त कम है, किताबें कम हैं, भोजन कम है, लेकिन सपने बहुत ज्यादा। वह रात देर तक पढ़ता है, सुबह जल्दी उठता है और दिन भर की थकान को जैसे अपनी इच्छा शक्ति
से मात देता जाता है। उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर घूमती है, उस अदृश्य प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ने की, जिसने जीवन की शुरुआत ही आगे से की है। परीक्षाएं होती हैं, बारिश, उमस, भूख, सबके बीच वह उत्तर पुस्तिका भरता है। कभी कभी तो उसकी उंगलियां पसीने से भीग जाती हैं, जब पेन कागज पर फिसलता है और वह भीतर ही भीतर एक अजीब सा डर महसूस करता है। अगर यह मौका गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। यह डर उसे पंगु नहीं और तेज बना देता है। वह हर सवाल को ऐसे हल करता है मानो यह जीवन का आखिरी मौका हो। जब रिजल्ट आता है तो गांव की छोटी सी गली यों में खबर फैलती है, नारायणन सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि अव्वल आया है। यह ऐसा क्षण है जिसमें उसकी जीत से ज्यादा समाज का चौंकना दिखता है। उस जाति का लड़का टॉपर, मानो किसी ने तयशुदा पटकथा फाड़कर फेंक दी हो। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा ट्विस्ट है। जिस सिस्टम ने उसे हमेशा पीछे रखना चाहा, वह इन सिस्टम अब उसके नाम के आगे प्रथम लिखने के लिए मजबूर है। लेकिन जीत का स्वाद चखते ही उसे दूसरा कड़वा सच काट खाता है। आगे क्या? कॉलेज की पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आएगी? परिवार की हालत ऐसी नहीं कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। यह वह क्षण है जब दौड़ का नियम फिर बदल जाता है। उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी बेफिक्र होकर अगले स्तर पर बढ़ चुका है और नारायणन वहीं खड़ा है जहां उसकी जेब खाली है और समय फिसलता जा रहा है। महज कुछ हफ्तों के भीतर उसे फैसला करना है, या तो किसी तरह पैसे जुटाकर शहर जाकर दाखिला ले या फिर हमेशा के लिए पढ़ाई का सपना दफन कर दे। यह उसका पहला बड़ा समय संकट है। उसे महसूस होता है कि घड़ी की सुइयां सीधे उसके गले पर रखी तलवार जैसी हैं। इसी तनाव भरे समय में उसकी जिंदगी में दूसरा ट्विस्ट आता है। उसके एक शिक्षक, जो उसकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वे स्थानीय लोगों से बात करते हैं। कुछ चंदा जुटता है, कुछ सिफारिश और थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति। धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद करके कोई घड़ा भरता है, वैसे पैसे इकट्ठा होते हैं। नारायणन समझता है कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, भरोसे की पूंजी है। गांव के लोग, जिनमें से कई ऊंची जाति के भी हैं, पहली बार किसी नीची जाति के लड़के के लिए इस तरह कोशिश करते हैं। यह दृश्य अपने आप में भारतीय समाज के भीतर का एक हल्का सा भूकंप है। बदलाव की बहुत नाजुक लेकिन सच्ची शुरुआत। अब मंच बदलता है। गांव की मिट्टी से निकलकर नारायणन शहर के कॉलेज के कैंपस में पहुंचता है। यहाँ इमारतें ऊंची हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, किताबों की अलमारियां लंबी हैं और छात्रों की भीड़ में वह पहले दिन खुद को किसी अजनबी ग्रह पर उतर आए इंसान की तरह महसूस करता है। यहाँ उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी अचानक और स्पष्ट हो जाता है। कुलीन घराने के सफेद शर्ट, चमकते जूते पहने छात्र, जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, जिनके पास कोचिंग, गाइड, रेफरेंस बुक्स हैं। वे क्लास के बाद क्लब जाते हैं, लाइब्रेरी में बड़े आराम से बैठते हैं और परीक्षा उनके लिए जिंदगी मौत का सवाल नहीं, बस एक और सीढ़ी भर है। नारायणन के पास अब भी वही हथियार हैं, भूख से तेज सपने, नींद से बड़ी जिद और समय से लड़ने की पुरानी आदत। कॉलेज में उसकी पढ़ाई की दिशा अंग्रेजी साहित्य की ओर मुंह डटती है। अंग्रेजी, जो उसके लिए कभी दंत कथा जैसी लगती थी, अब उसका हथियार बनती है। वह शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स को पढ़ता है, रातों में उनकी पंक्तियां दोहराता है, और जितना वह भाषा के भीतर उतरता जाता है, उतना ही उसे अपने भीतर एक नई दुनिया खुलती हुई महसूस होती है। लेकिन न यह सीखना भी आसान नहीं। कई बार सहपाठी उसकी उच्चारण पर हंसते हैं, उसकी पृष्ठभूमि पर तंज कसते हैं। वह अगर किसी से किताब मांगता है तो कई बार बहाने बना दिए जाते हैं। यह सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं, भरोसे की कमी है जो समाज ने उसमें पहले ही दिन ठूंस दी है। और फिर भी हर अपमान के बाद वह लाइब्रेरी लौटता है और किताबों की रीढ़ पर अंगुली फेरकर जैसे खुद से कहता है, इन पन्नों के बीच कोई ऐसा रास्ता जरूर है जो मुझे वहां ले जाएगा जहां अपमान की यह दीवार नहीं होगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। प्रोफेसर उसके उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। वह सिर्फ पाठ्यक्रम की चीजें नहीं, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, दुनिया भर के विचारकों के बारे में पढ़ता है। डिबेट में भाग लेता है, निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है। कई बार इन प्रतियोगिताओं की आखिरी तारीख उसके पास पैसे नहीं होने के बावजूद
ऊद वह हिम्मत कर नाम लिखवा देता है, भरोसा यह कि किसी तरह व्यवस्था हो जाएगी। यहीं उसकी जिंदगी का एक खास तनाव फिर सामने आता है, कॉलेज की अंतिम परीक्षा और उसके साथ जुड़ी एक बेहद अहम छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति उन चुनिंदा छात्रों के लिए है जो आगे किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं और सीटें बेहद कम। समय सीमा साफ लिखी है, फलां तारीख तक आवेदन वरना मौका खत्म। यह सिर्फ छात्रवृत्ति नहीं, उन दोनों समानांतर जिंदगियों के बीच की दूरी घटाने का एक दुर्लभ मौका है। नारायणन और उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी। परीक्षाओं इनसे ठीक पहले उसके घर से खबर आती है कि परिवार पर आर्थिक संकट और गहरा गया है। शायद फसल ठीक नहीं हुई, शायद पिता की तबीयत खराब है। एल्ला मिलाकर संदेश साफ है, अगर तुम तुरंत कमाने नहीं लगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पहली बार उसके सामने भयानक विकल्प खड़ा होता है। क्या वह अपनी पढ़ाई छोड़कर घर लौटे ताकि परिवार की मदद कर सके, या फिर आखिरी दाम खेलते हुए परीक्षा दे, छात्रवृत्ति हासिल करने की कोशिश करे और उम्मीद करे कि भविष्य में वह सबके लिए कुछ बड़ा कर पाएगा। घड़ी फिर टिक टिक कर रही है। छात्रवृत्ति की आवेदन तिथि नजदीक है। परिवार का दबाव बढ़ रहा है और उसका अपना मन दो हिस्सों में बढ़ चुका है। इन्हीं दिनों कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। वे उसके अंक, उसके निबंध, उसके बारे में अन्य शिक्षकों की राय देख चुके हैं। वे नारायणन से पूछते हैं, तुम आगे क्या करना चाहते हो? वह धीमी आवाज में जवाब देता है, सर, मैं और पढ़ना चाहता हूँ, जितना संभव हो, जितना जीवन इजाजत दे। प्रोफेसर कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, जिंदगी शायद इजाजत न दे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि तुम्हें एक और मौका मिले। यहीं से उसकी किस्मत की दूसरी बड़ी करवट शुरू होती है। प्रोफेसर और कुछ अन्य शुभचिंतक उसके लिए आगे की शिक्षा के रास्ते तलाशने लगते हैं। यह आसान नहीं। जातीय पूर्वाग्रह, राह, आर्थिक सीमाएं और समय की पाबंदियां सब रास्ते में रोड़े की तरह खड़े हैं। फिर भी वे फॉर्म भरवाते हैं, सिफारिशी पत्र लिखते हैं और नारायणन को बस एक ही बात कहते हैं, बाकी हम देखेंगे, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे दो। कॉलेज की अंतिम परीक्षाओं के दिन एक अजीब सा तनाव हवा में तैरता रहता है। हर छात्र चिंतित है, लेकिन नारायणन के लिए यह चिंता दुगनी है। यह सिर्फ डिग्री की नहीं, दिशा की बात है। वह प्रश्न पत्र को देखता है और उसके भीतर कुछ अचानक शांत हो जाता है, जैसे सालों की मेहनत एकाग्र होकर कलम की नोक पर जमा हो गई हो। वह लिखता है, लिखता जाता है और अचानक उसे महसूस होता है कि उसने अपने अदृश्य प्रतिद्वंद्वी को पहली बार सांस फूलते हुए देखा है। वह समझ जाता है, अगर वह इस परीक्षा में सफल हुआ तो शायद जीवन की दौड़ में पहली बार दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम होगी। रिजल्ट आता है, वह केवल पास नहीं होता बल्कि विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। यह खबर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, एक बयान है। परिस्थितियां बांध सकती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा को नहीं। अब उसके सामने एक और अप्रत्याशित दरवाजा खुलता है, विदेश में उच्च शिक्षा का। हाँ, वही विदेश जहां वह अदृश्य प्रतिद्वंद्वी शायद बचपन से जाने का सपना देखता रहा होगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, जहां दुनिया भर के बड़े विचारक आते जाते हैं, जहां से निकलकर कई लोग अपने अपने देशों की राजनीति और नीतियां बदलते हैं। किसी भी साधारण कहानी में यह एक सपने जैसा मोड़ होता, लेकिन नारायणन की कहानी में यह मोड़ भी संघर्ष से भरा है। छात्रवृत्ति सीमित, प्रतियोगी सशक्तता और समय फिर वही बेरहम। विदेश जाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है। फॉर्म जटिल, सिफारिशें मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना कि एक गरीब दलित पृष्ठभूमि वाला लड़का न केवल योग्य है बल्कि उन संसाधनों का सही उपयोग भी करेगा। इधर उसके भीतर एक और जंग चल रही है। क्या वह सचमुच इतने बड़े मंच के लिए तैयार है? क्या वह उस दुनिया में टिक पाएगा जहां भाषा, आचरण सब कुछ अलग होगा? लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट कीमती है। अगर फॉर्म समय पर नहीं पहुंचा, अगर साक्षात्कार की तय
यारी पूरी नहीं हुई तो यह मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। हफ्तों की भागदौड़, कागजी कार्यवाही और मानसिक उथल-पुथल के बीच आंख इरकार वह उस निर्णायक दिन का सामना करता है। साक्षात्कार। सामने बैठे हैं कुछ गंभीर चेहरे, हाथ में उसकी फाइल, भीतर एक युवा जो गांव की मिट्टी की खुशबू, कॉलेज की गलियारों की गूंज और अपने भीतर की जलती हुई भूख सब लेकर आया है। उससे सवाल पूछे जाते हैं पढ़ाई के बारे में, समाज के बारे में, भारत के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। वह घबराहट को निगलते हुए जवाब देता है। कभी उसकी आवाज कांपती है, कभी दृढ़ होती है। एक प्रश्न पर वह कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मुझे यह मौका मिला तो मैं केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगा, मैं उन लोगों की आवाज भी बनूंगा जिन्हें आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं। ये वाक्य कमरे में ठहर जाता है। साक्षात्कारकर्ता एक नंदे दूसरे की ओर देखते हैं। उस क्षण में मानो उसकी पिछली पूरी जिंदगी, नंगे पांव स्कूल जाना, अपमान, भूख, अव्वल स्थान, संघर्ष, सब मिलकर उसकी ओर से गवाही दे रहे होते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब उसे सूचना मिलती है कि उसे विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित कर लिया गया है, तो यह केवल व्यक्तिगत विजय नहीं, एक प्रतीकात्मक घटना है। एक दलित गरीब परिवार का लड़का दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंचों में से एक पर पढ़ने जा रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक और तनाव जुड़ जाता है। यात्रा और शुरुआती गुजारे के खर्च। छात्रवृत्ति बहुत कुछ कवर करती है, पर सब नहीं। घर वाले पहले ही तनकर मदद कर रहे हैं, दोस्त और समर्थक जो कर सकते हैं कर रहे हैं, पर अब भी एक कमी है और जहाज की तारीख तय है। अगर वह उस दिन तक रवाना नहीं हुआ तो शायद बाद में यह मौका नहीं मिलेगा। समय फिर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। दिन गिनत ई की तरह नहीं, उलटी गिनती की तरह बीत रहे हैं। 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन। हर दिन उसे यह याद दिलाता है कि अगर वह चूक गया तो यह केवल टिकट खोने की बात नहीं, एक पूरा भविष्य खोने की बात होगी। आखिरकार तमाम जद्दोजहद के बाद जैसे जैसे गांव और शहर के लोग, पुराने शिक्षक, यहाँ तक कि कुछ वे लोग भी जो कभी उसकी क्षमता पर शक करते थे, थोड़ी थोड़ी मदद के लिए आगे आते हैं, वह कुल मिलाकर इतना जुगाड़ कर लेता है कि यात्रा संभव हो सके। यह केवल पैसों का नहीं, मानसिक समर्थन का भी इकट्ठा होना है। जब वह बंबई के बंदरगाह पर खड़ा होकर जहाज की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके कंधे पर केवल एक बैग नहीं, पूरी एक पीढ़ी के सपनों का बोझ भी होता है। जहाज के डेक से वह पीछे मुड़कर समुद्र के उस पार की ओर देखता है, जहां कहीं उसका गांव, उसका घर, उसकी मिट्टी है। उसे पता है यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी है, और यह दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वह लौटकर इस दूरी को कम करे। लंदन की ठंडी हवा, धुंध से ढकी सुबहें, तेज चाल से चलते लोग, बसें, ट्रेनें, बड़े बड़े भवन, यह सब उसकी आंखों के लिए नया है। लेकिन सबसे नया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का माहौल, जहां छात्र दुनिया के हर कोने से आए हैं, जहां विचार और बहसें इतनी तीखी हैं कि मानो वर्ग, जाति, साम्राज्यवाद, लोकतंत्र सब एक ही मेज पर रखकर डिसेक्ट किए जा रहे हों। यहाँ उसका अदृश्य यह प्रतिद्वंद्वी फिर से नया रूप ले लेता है। अब वह केवल संपन्न भारतीय सहपाठी नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था है, जहां उपनिवेशवाद और नस्लवाद आज भी हवा में बसा है। और फिर भी वह इस मंच पर डरकर नहीं, सीखने की भूख के साथ चलता है। प्रसिद्ध विचारकों के व्याख्यान सुनत है, लाइब्रेरी में देर रात तक बैठा रहता है, नोट्स पढ़ता है, अपने प्रश्नों को संजोता है। जितना वह दुनिया को समझता है उतना ही वह ए देश, अपने समाज और अपने बचपन की गलियों को नए नजरिए से देखने लगता है। उन दिनों दुनिया बदल रही है। यूरोप युद्ध के घावों से भरा हुआ है, एशिया और अफ्रीका में आज़ादी की आंधियां उठ रही हैं, और दूर भारत में भी स्वतंत्रता की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर है। नारायणन यह सब लंदन की सड़कों और अखबारों में देखता पड़ता है, और उसके भीतर एक नया सवाल जन्म लेता है, जब मैं लौटूंगा तो मैं किस भारत में लौटूंगा, और उस भारत में मेरी भूमिका क्या होगी? ये सवाल उसे सिर्फ विद्यार्थी नहीं रहने देता, धीरे धीरे उसे उस दिशा में धकेलता है जहां पढ़ाई और राजनीति, विचार और नीति सब एक दूसरे
में घुलने लगते हैं। वह समझने लगता है कि शिक्षा सिर्फ अपनी तरक्की के लिए नहीं, समाज को बदलने के लिए भी होती है। और शायद पहली बार उसके मन में यह झलक उभरती है कि एक दिन वह सिर्फ किताबें नहीं, देश की दिशा तय करने वाली नीतियों के लेख भी लिख सकता है। लंदन में ताए सालों के दौरान वह अक्सर अपने जैसे अन्य उपनिवेशित देशों के छात्रों से मिलता है, अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन से आए युवा जो अपने देशों की दास्तानें सुनाते हैं। उनके बीच चर्चाएं होती हैं कि आज़ादी मिली तो आगे क्या, नए राष्ट्र कैसे बनेंगे, न्याय कैसे होगा। इन बातचीतों में वह देखता है कि उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है। वह सोच जो कहती है कि सत्ता हमेशा कुछ खास हाथों में रहेगी, कि गरीब, दलित, हाशिए पर खड़े लोग हमेशा दर्शक बने रहेंगे। और यहीं उसकी जिंदगी की राजनीतिक दिशा की नींव रखी जाती है। वह अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए सोचने लगता है जिन्हें व्यवस्था ने कभी आवाज नहीं दी। जब उसकी पढ़ाई पूरी होने को आती है तो उसके सामने एक और बड़ा मोड़ खड़ा होता है। क्या वह पश्चिम में ही ठहर जाए, जहां उसे कई अवसर मिल सकते हैं, जहां उसका प्रतिभाशाली दिमाग आराम से नौकरी पा सकता है, या वह लौटे अपने उसी देश में जहां अभी भी जाति की दीवारें हैं, गरीबी है, असमानता है, संघर्ष है। ये दोनों रास्ते उसके सामने हैं और समय फिर से उसे फैसला करने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी शायद उससे उलट चुनाव करेगा, शायद पश्चिम में बस जाएगा, सुरक्षित जीवन चुनेगा। लेकिन नारायणन के लिए यह इतनी सरल बात नहीं। वह जानता है कि उसकी असली लड़ाई, उसकी असली दौड़ उसके देश में ही है, उसी मिट्टी में जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। और फिर एक दिन लंबे सोच विचार, दोस्तों की सलाह और अपने भीतर की आवाज को सुनने के बाद वह फैसला करता है, वह लौटेगा। वह भारत लौटेगा, उस भारत में जो अब औपनिवेशिक सत्ता के आखिरी पड़ाव पर खड़ा है, जो जल्द ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला है, जहां नई संस्थाएं, नई नीतियां, नई भूमिकाएं बन रही हैं। वह शायद नहीं जानता कि आगे चलकर उसे एक ऐसा रास्ता मिलेगा जहां वह आईएफएस में जाकर दुनिया के सामने भारत की आवाज बनेगा, फिर लोकतंत्र के उच्च पदों तक पहुंचेगा। लेकिन इतना वह जरूर महसूस कर चुका है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ निजी संघर्ष नहीं रहेगी। अब उसकी हर उपलब्धि, हर निर्णय उस अदृश्य प्रतिद्वंद्वी व्यवस्था के खिलाफ एक जवाब होगा जिसने बचपन से ही उसे कमतर साबित करने की कोशिश की थी। जहाज जब वापस भारत की धरती की ओर बढ़ता है तो नारायणन डेक पर खड़ा होकर क्षितिज को देखता है। हवा में नमक है, भविष्य में अनिश्चितता, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता। बचपन की झोंपड़ी से लेकर लंदन की लाइब्रेरी तक का यह सफर सिर्फ शुरुआत था। असली कहानी, जहां वह अपने ज्ञान, अपनी संवेदनशीलता और अपने अनुभवों के बल पर देश की दिशा में हस्तक्षेप करने लगेगा, अब शुरू होने वाली है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं कि कुछ ही वर्षों में वह ऐसे फैसलों और लोगों से टकराएगा जो उसकी सोच को चुनौती देंगे, जिनमें से कुछ उसके नए प्रतिद्वंद्वी बनेंगे, सत्ता के गलियार में, नौकरशाही में और अंततः राजनीति के सबसे ऊंचे मंचों पर। लेकिन वह जब भारत की मिट्टी पर पहला कदम दोबारा रखता है तो उसके भीतर सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, दौड़ अभी खत्म नहीं हुई, असली दौड़ तो अब शुरू होगी। एक तरफ जहाज के डेक पर खड़ा हुआ आदमी जिसकी जेब में मुश्किल से कुछ नोट हैं, दूसरी तरफ उसी जहाज की फर्स्ट क्लास में बैठे हुए लोग जिनके पास विदेश की डिग्रियां हैं, रिश्तों का नेटवर्क एज की है और दिल्ली के शक्ति गलियारों तक सीधी पहुंच। किसी को अंदाजा नहीं कि कुछ ही सालों में इसी साधारण सी दिखने वाली शक्ल, इस शांत चेहरे के एन.आर. नारायणन को उसी दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के तौर पर सलामी दी जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है, जब समय कम हो, विरोधी मजबूत हों और पूरा सिस्टम ही आपका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी बन जाए, तो कोई आदमी सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचता कैसे है? जब जहाज बंबई के बंदरगाह की ओर बढ़ता है, भारत बदल रहा है। आजादी की आहट तेज है, अंग्रेजी राज का समय लगभग खत्म हो चुका है, पर अभी भी अंतिम दस्तावेजों, अंतिम बातचीतों, अंतिम मोल भाव की उलटी गिनती चल रही है। नारायणन के लिए भी यह वापसी एक उलटी गिनती की तरह है।
र बढ़ रही है। जिंदगी का स्थायी पेशा चुनने का समय आ पहुंचा है। कोई गारंटी नहीं कि उसे तुरंत कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके पास 3 चीजें हैं: लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री, गरीब का बचपन और समाज को अंदर से बदलने की जिद। वह कुछ समय पत्रकारिता करता है, अखबारों के लिए लिखता है, देश की धड़कन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन मन के किसी कोने में उसे महसूस होता है कि बाहर बैठकर टिप्पणी लिखने भर से उसे संतोष नहीं मिलेगा। वह उस मेज के दूसरी तरफ बैठना चाहता है जहां फैसले होते हैं, जहां नीति यहाँ बनती हैं, जहां इतिहास की दिशा तय होती है। इसी खोज के बीच उसके सामने एक नाम उभरता है: इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS। एक ऐसी सेवा जो नए भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचाएगी। लेकिन इसके गेट की रखवाली कौन करता है? वही अदृश्य प्रतिद्वंद्वी, ऊंचे घरों के पढ़े लिखे, अंग्रेजी में तर्रार नौजवान और उनके पीछे खड़ी परंपरागत श्रेष्ठता। IFS की परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। आयु सीमा की तलवार उसके सिर पर है। अगर इस साल मौका गया तो शायद वह फिर कभी इस सेवा में नहीं आ पाएगा। समय इतना कम है कि हर दिन, हर घंटा उसके लिए कीमती हो जाता है। वह तैयारी में जुट जाता है। दिन में दफ्तर, रात में पढ़ाई, बीच में भागते हुए ट्रेनें, भीड़ भरी लाइब्रेरियां और मन में एक ही सवाल: क्या सिस्टम मेरे जैसे आदमी को अंदर आने देगा? परीक्षा के बाद इंटरव्यू का मोर्चा होता है। इमारत की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे साफ महसूस होता है कि कमरे के भीतर सिर्फ सवाल नहीं हैं, शक भी बैठे हैं। उसके चेहरे, उसके नाम, उसकी पृष्ठभूमि पर शक। कहा जाता है कि जब उसके चयन की फाइल ऊपर जाती है तो कुछ वरिष्ठों की भौहें तन जाती हैं। इस जाति का लड़का IFS में फाइल लगभग रोक दी जाती है। यहाँ उसका प्रतिद्वंद्वी कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी मानसिकता है जो कहती है सुप्रीम सर्विसेज में जगह कुछ खास लोगों के लिए ही होनी चाहिए। और यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद इस मामले में दिलचस्पी लेते हैं। लंदन में उसकी पढ़ाई, उसके विचार, उसकी प्रतिभा के बारे में उन्होंने सुना था। नेहरू साफ संदेश देते हैं, अगर इस देश को सचमुच लोकतांत्रिक बनाना है तो उसकी उच्च सेवाओं में हर समाज का प्रतिनिधित्व दिखाई देना चाहिए। कुछ हस्ताक्षर, कुछ सख्त शब्द और अचानक वह दीवार जो उसके आगे खड़ी थी पीछे हट जाती है। KR नारायणन भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो जाता है। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने अपनी अदृश्य दौड़ में एक बहुत बड़ी बाधा पार कर ली है। दिल्ली में ट्रेनिंग शुरू होती है। नई नई टाई, सूट, फाइलें, नोटिंग ड्राफ्ट, रूटीन। उसके साथ के अफसर ज्यादातर संपन्न परिवारों से हैं। अंग्रेजी उनके लिए मातृभाषा जैसी है। उन्हें प्रोटोकॉल, शिष्टाचार सब बचपन से आता है। नारायणन इन सब के बीच चुप सा दिखने वाला मगर भीतर से तेजी से सीखता हुआ अफसर है। उसे पता है कि उसे हर दिन दूसरों से 2 कदम तेज चलना पड़ेगा। वह सिर्फ नियम नहीं, इतिहास पढ़ता है। सिर्फ कूटनीति नहीं, समाज शास्त्र समझता है। रात में हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठकर वह अक्सर सोचता है, मैं यहाँ तक पहुँच तो गया, लेकिन क्या इस गलियारे में मेरी आवाज सुनी जाएगी? पहली पोस्टिंग विदेश में। नया देश, नया माहौल, नए शिष्टाचार। वह भारतीय दूतावास की खिड़की से बाहर के शहर को देखता है। कोई साम्यवादी राजधानी या कोई एशियाई नगर जो अभी अभी युद्ध से उबर रहा है, और सोचता है कि उसके गांव की झोंपड़ी से यह दुनिया कितनी दूर है। दिन में यह शांत, संयत, नपे तुले शब्दों में बोलने वाला अधिकारी है। रात में डेस्क पर झुका हुआ, फाइलों में छिपे अर्थों को समझता हुआ वही लड़का है जिसने बचपन में मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ाई की थी। संदेशों के मसौदे तैयार करने में, रिपोर्ट लिखने में वह अतिरिक्त मेहनत करता है। जहां दूसरे अफसर समय खत्म होने पर फाइल बंद कर देते हैं, वहां वह कुछ देर और बैठता है। हर शब्द तौलता है, हर वाक्य में अपने देश की गरिमा देखने की कोशिश करता है। समय के साथ उसकी योग्यता पहचानी जाने लगती है। वह संवेदनशील पोस्टिंग्स पर भेजा जाता है, ऐसे देशों में
जो भारत की विदेश नीति के लिए अहम है। एक पोस्टिंग में एक रात दूतावास में अचानक फोन की घंटी घनघनाती है। दूसरी तरफ राजधानी में बैठे वरिष्ठ पूछते हैं, सुबह तक हमें विस्तृत रिपोर्ट चाहिए, कल सुबह कैबिनेट की बैठक है, फैसला उसी पर आधारित होगा। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक पूरे देश की नीति की दिशा का मसौदा है। घड़ी पर नजर डालते ही वह देखता है, आधी रात, समय कम है, जिम्मेदारी विशाल। वह तत्काल टीएम जुटाता है, स्थानीय अखबारों, राजनेताओं, विपक्ष, सड़क की नब्ज, सबको जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो दिल्ली के लिए समझने लायक हो। सुबह जब उसकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है तो कई वरिष्ठ अफसर मान जाते हैं, यह आदमी सिर्फ फाइल नहीं लिखता, जमीन की आवाज भी समझता है। लेकिन हर सफलता के साथ प्रतिद्वंद्विता भी तीखी होती जाती है। उसके आसपास ऐसे अफसर हैं जो खुद को स्वाभाविक नेतृत्व का हकदार मानते हैं। ऊंची जाति, पुराना खानदान, दिल्ली के क्लबों की निकटता। कई बार प्रमोशन की दौड़ में गैर जरूरी टिप्पणियां फाइलों में दर्ज कर दी जाती हैं। कभी कहा जाता है बहुत भावनात्मक हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा समाज की बात करता है। वह समझ जाता है उसकी असली लड़ाई सिर्फ विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की नहीं, अपने ही सिस्टम के भीतर अपने अस्तित्व को लगातार साबित करने की भी है। यही दौर है जब उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। उसे भारत का राजदूत बनाकर उन देशों में भेजा जाता है जहां भारत को नए रिश्ते बनाने हैं। थाईलैंड, तुर्की और फिर चीन, जिसके साथ 1962 के युद्ध की टीस अभी तक भारतीय मन में ताज़ा है। सालों तक दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर भी दूरी रही और अब पहली बार भारत वहां अपना राजदूत भेज रहा है। कई लोगों को संदेह है, इतने संवेदनशील मोर्चे पर क्या नारायणन सही चुनाव है? क्या वह इस मुश्किल रिश्ते का भार उठा पाएगा? एंड कुछ पुराने पूर्वाग्रह भी सिर उठाते हैं, लेकिन उसकी पिछली रिपोर्टें, उसकी बौद्धिक साख और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखने की क्षमता उसके पक्ष में जाती है। बीजिंग की ठंडी हवा, सड़कों पर साइकिलों की कतारें, दीवारों पर लगे राजनीतिक नारे, यह सब उसके लिए दृढ़ शब्द नहीं, सांकेतिक भाषा हैं जिन्हें वह पढ़ना सीखता है। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए तय समय सीमित है। हर मुलाकात, हर डिनर, हर बयान एक घड़ी की टिक-टिक की तरह है। अगर हम अगले कुछ महीनों में विश्वास की एक न्यूनतम बुनियाद नहीं बना पाए तो यह मौका फिर वर्षों तक नहीं आएगा। वह चुप मगर बेहद सतर्क रहता है, हर शब्द माप कर बोलता है, हर इशारे के पीछे की राजनीति को समझता है। धीरे धीरे, बेहद धीमी गति से, लेकिन निश्चित रूप से रिश्तों की बर्फ पिघलने लगती है। ये वह दौर है जब दिल्ली के शक्तिशाली गलियारों में उसका नाम सिर्फ एक और अफसर नहीं बल्कि मुश्किल काम करने वाला आदमी के तौर पर लिया जाने लगता है। इसी के कुछ साल बाद एक और आश्चर्यजनक नियुक्ति होती है। उसे अमेरिका में भारत का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। वह देश जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. दुनिया की ताकत का केंद्र है। व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, जिनके दरवाजों के भीतर की बातचीत पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते है। यहाँ उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी फिर आकार बदलता है। अब वह केवल सामाजिक पूर्वाग्रह नहीं बल्कि महाशक्ति की अहंकार भरी असमान दुनिया है। वॉशिंगटन में किसी उच्च स्तरीय बैठक से पहले उसे संदेश मिलता है, कल सुबह तक हमें भारत की स्थिति पर एक सुस्पष्ट, तर्कसंगत और ठोस नोट चाहिए जो अमेरिकी प्रशासन के सामने रखा जाएगा। अगर हम इस बार चूक गए तो अगले कई साल हमें सिर्फ बचाव में खेलना पड़ेगा। फिर वही रात, वही टिक टिक करती घड़ी, वही सीमित समय और वही जिम्मेदारी जिसका बोझ उसकी पीठ से होते हुए पूरे देश पर जाता है। वह जानता है कि इन कागजों पर लिखे शब्द सिर्फ पॉलिसी नहीं, उस किसान के जीवन को भी प्रभावित करेंगे जिसकी जमीन पर विदेश से आया हर फैसला असर डालता है, उस मजदूर के भविष्य को भी जिसे दुनिया के बाजारों की हवा सीधे छूती है। धीरे धीरे दशकों की इस सेवा के बाद वह दिल्ली लौटता है, अब एक वरिष्ठ राजनयिक, अनुभवी प्रशासक और विचारशील व्यक्ति के रूप में। उसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाता है। यह भूमिका उसके लिए सिर्फ प्रशासनिक नहीं, वैचारिक भी है। वह युवाओं को देखता है, कुछ विद्रोही, कुछ कंफ्यूज, कुछ सपने लिए हुए।
उसे उनमें अपना अतीत दिखता है। कैंपस में बहसें होती हैं, लोकतंत्र, असमानता, अधिकार, प्रतिनिधित्व पर, और हर बार जब वह छात्रों के आलों का सामना करता है, उसके भीतर यह विश्वास मजबूत होता है कि केवल फाइलों से नहीं, लोगों के बीच जाकर ही असली बदलाव शुरू होता है। इसी बीच सत्ता के गलियारों से बाहर निकलकर राजनीति की मुख्य धारा में आने का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी, जो उस समय राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है, उससे कहती है, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, हमें संसद में आपकी आवाज चाहिए। वह दुविधा में पड़ जाता है। राजनयिक सेवा में उसने हमेशा पर्दे के पीछे से काम किया है। अब उसे खुले मंच पर आकर जनता से सीधा विश्वास मांगना है, लेकिन समय फिर उसे फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन की अंतिम तारीख कुछ ही दिन दूर है। अगर वह अब पीछे हट गया तो शायद फिर कभी राजनीति में प्रवेश का ऐसा मौका न मिले। केरल की ओट्टपलम लोकसभा सीट चुनी जाती है। किस्मत जैसे उसे वापस उसकी अपनी इट्टी में ले आती है। लेकिन यहाँ उसका प्रतिद्वंद्वी कोई काल्पनिक चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद वास्तविक, बेहद ताकतवर नेता है, EMS नंबूदिरिपाद। केरल की राजनीति का बड़ा नाम, पूर्व मुख्यमंत्री, मजबूत वैचारिक आधार और गहरी जड़ें। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, दो प्रतीकों की भी लड़ाई है। एक तरफ वामपंथी आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत, दूसरी तरफ एक दलित जो जीवन भर संस्थाओं के भीतर से आव के लिए लड़ा है। चुनावी अभियान में समय मानो हवा से भी तेज भाग रहा है। दिन में गांव-गांव जाना, नुक्कड़ सभाएं, रेलगाड़ियां, जीप, पानी की बोतलें, पसीने से भीगे कुर्ते, और रात में चुनावी रणनीति। उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी यहाँ कई रूप ले लेता है। क्या आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को गांवों की राजनीति समझ आएगी? क्या आप सिर्फ दिल्ली के गलियारों के लिए बने हैं, या मैदान में उतरकर भी टिक पाएंगे? इन सवालों के बीच उसकी सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमेशा रही, लोगों की आंखों में सीधे देखकर, बिना ऊंची आवाज, बिना खोखले वादों के, शांत स्वर में बात करना। मतदान हो जाता है। परिणाम आने की रात में गिनती केंद्र के बाहर एक तनाव भरी खामोशी छाई है। अंदर हर राउंड के बाद संख्याएं बदलती हैं, कभी अंतर कम होता, कभी बढ़ता। यह सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं, राजनीतिक भविष्य का भी सवाल है। अगर वह हार गया तो लोग शायद कहेंगे, देखा, सिस्टम के आदमी को जनता ने नहीं अपनाया। घड़ी की सुइयां रेंग रही हैं। हर घंटे के बाद जब रुझान बाहर आते हैं, तब कुछ लोग उसकी तरफ देखते हैं। चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं, बस वही पुरानी, गहरी, शांत नजरें जो बहुत दूर तक देखती हैं। आखिरकार कई राउंड्स की गिनती के बाद स्पष्ट हो जाता है कि आर नारायणन ने चुनाव जीत लिया है, और किसी साधारण प्रतिद्वंद्वी को नहीं, बल्कि एक भव्य प्रतीकात्मक शख्सियत को पराजित किया है। यह नतीजा सिर्फ एक सीट का नहीं, एक संदेश का भी है। गांवों के लोग, खेतों के बीच, दलित बस्तियों में रहने वाले और शिक्षित मध्यवर्ग, सभी इस व्यक्ति में अपनी आवाज देख रहे हैं। संसद में उसकी एंट्री किसी चकाचौंध भरी विजय घोषणा जैसी नहीं, बल्कि शांत, ठोस और विचारपूर्ण है। लोकसभा की बेंच पर बैठा वह आदमी जो दुनिया की राजधानियों में भारत की बात कर चुका है, अब उसी देश के भीतर उन लोगों की बात उठाता है जिन हैं सबसे कम सुना जाता है। वह आर्थिक योजनाओं पर, विदेश नीति पर, मानवाधिकार और दलित अधिकारों पर बोलता है। उसका अंदाज आक्रामक नहीं, लेकिन तर्क इतने गहरे और साफ होते हैं कि कई बार सदन में अचानक सन्नाटा छा जाता है। इस दौरान राजीव गांधी की सरकार में उसे मंत्री राज या मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां मिलती हैं, योजना, बाह्य मामलों, विज्ञान और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में। कैबिनेट की बैठकों में वह बोलने से पहले बहुत देर तक सुनता है, लेकिन जब अपनी बात रखता है तो अक्सर किसी न किसी को अपनी पूर्व धारणाएं बदलनी पड़ती हैं। उसी संसद के भीतर, जहां कभी अछूत शब्द उसकी जाति के लिए इंसल्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, अब उसकी बात ध्यान से सुनी जाती है। फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी गायब नहीं हुआ। कभी किसी अहम फाइल को बिना वजह लटका देना, कभी किसी बैठक में उसकी बात को ज्यादा नैतिक कहकर नजरअंदाज करना, कभी उसे बहुत आदर्शवादी कहकर किनारे कर देने की कोशिश करना। वह समझता है कि असली शक्ति सिर्फ पद से नहीं, नैतिक वजन
से आती है और यही वजन धीरे धीरे उसे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है जहां से पूरा सिस्टम उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। साल 1992। देश में राजनीतिक हलचलें तेज हैं, गठबंधन, टूट जोड़, नए समीकरण। इसी बीच एक प्रस्ताव फिर उसके सामने रखा जाता है, इस बार और भी बड़ा। उसे भारत का उपराष्ट्रपति पद स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति यानी संसद के ऊपरी सदन की धड़कन नियंत्रित करने वाला व्यक्ति। वह जानता है कि यह पद सिर्फ सम्मान नहीं, लगातार संतुलन साधने की परीक्षा है। चुनाव के पहले उसके सामने समय फिर सीमित है, विभिन्न दलों को सहमति बनानी है, नामांकन की तारीख करीब है और राजनीतिक अस्थिरता का मौसम चल रहा है। कुछ मित्र उसे सावधान करते हैं, यह भूमिका तुम्हें बहुत कठोर बनानी पड़ेगी, यहाँ हर तरफ से दबाव आएगा, सत्ता से भी, विपक्ष से भी। लेकिन शायद उसका बचपन की सबसे बड़ी सीख यही रही है, दबाव के सामने झुकना नहीं, उसे शांत चेहरे के पीछे अब्जॉर्ब कर लेना। उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के बाद जब वह राज्यसभा की कुर्सी पर बैठता है तो वह सिर्फ प्रक्रिया नहीं देखता, इतिहास देखता है। उसी संसद में जहां कभी उसकी जैसी जाति के लोगों को प्रवेश की कल्पना भी नहीं थी, अब वह अनुशासन की घंटी बजा रहा है। राज्यसभा में उसकी कार्यशैली जल्दी ही एक मिसाल बन जाती है। वह सदस्य को बीच में टोकता नहीं, पर अपनी नजरें हटा भी नहीं लेता। जब बहस गर्मा जाती है, जब शब्द सीमा लांघने लगते हैं, तो वह सिर्फ एक वाक्य कहता है, हम यहाँ देश के सबसे वंचित व्यक्ति के भी प्रतिनिधि हैं, यह मत भूलिए। और अचानक सदन ठंडा हो जाता है। उसका इस दौर में भाषा, शिष्टाचार और विमर्श की गुणवत्ता पर जो जोर दिखता है, वही आगे चलकर उसे अगले सबसे ऊंचे संवैधानिक पद के लिए भाविक पसंद बना देता है। साल 1977। देश आज़ादी के 50 साल पूरे होने की तैयारी में है। आधी सदी का सफर, आधा अधूरा सपना, आर्थिक उदारीकरण, जातीय संघर्ष, क्षेत्रीय दलों का उभार, सब मिलकर भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर खड़ा कर चुके हैं। इसी बीच राष्ट्रपति पद का चुनाव सामने आता है। राजनीतिक पार्टियां उलझी हुई हैं, गठबंधनों की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि किसी एक नाम पर सहमति बनाना लगभग असंभव लगता है। समय कम है, नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक और हर दल अपनी अपनी गणित में उलझा हुआ। ऐसे समय में एक नाम बार बार सामने आने लगता है कि आर नारायणन। उसका नाम सिर्फ एक कंप्रोमाइज के तौर पर नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में उभरता है कि आज़ादी के 50वें साल में भारत पहला दलित राष्ट्रपति चुन सकता है। लेकिन यहाँ उसका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि N सेशन जैसे सख्त, चर्चित और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वह व्यक्ति जिसने चुनावी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया और जिसे जनता निर्भीक कहती है। एक तरफ व्यवस्था के भीतर से बदलाव की धीमी मगर गहरी यात्रा, दूसरी तरफ बाहर से आकर सिस्टम को झकझोर देने वाली तेज हस्ती। कहा जाता है कि एक रात जब दिल्ली की हवा में उमस तैर रही थी, कुछ प्रमुख नेता उसके घर पहुंचते हैं। बैठक देर रात तक चलती है। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां घूम रही हैं। बाहर सड़कें सूनी हैं, पर अंदर राजनीति का सबसे बड़ा निर्णय पक रहा है। नेता उससे कहते हैं, देश को आज ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो सजावटी न हो, जो संविधान की आत्मा को समझता हो, जो दबे कुचले लोगों की नजर से भी देश को देख सके। लेकिन हमें आज ही जवाब चाहिए, कल तक नाम घोषित करना है, वरना हम यह मौका खो देंगे। उसके सामने फिर वही पूरा न सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मैं इस पद पर जाकर सचमुच फर्क ला पाऊंगा या सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाऊंगा? घड़ी चल रही है, रात गहराती जा रही है, समय सीमित है। वह अपने लंबे सफर को याद करता है, कीचड़ भरी पगडंडियों पर नंगे पांव चलने वाला बच्चा, कॉलेज की फीस के लिए चंदा जुटाने की मजबूरी, लंदन की लाइब्रेरियों में बीती रातें, दिल्ली में फाइलों के बीच चलती अदृश्य लड़ाइयाँ,
और टप्लम की मतगणना वाली बेचैन रात, राज्यसभा में गर्माती बहसों के बीच उसकी शांत आवाज और हर मोड़ पर साथ चलता रहा वह अदृश्य प्रत, द्वंद्वी, गरीबी, जाति, पूर्वाग्रह, सत्ता के खेल। काफी देर की चुप्पी के बाद वह धीरे से कहता है, अगर मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो अब तक किसी भी सत्ता में अपनी छवि नहीं देखते। लेकिन एक बात साफ है, मैं सिर्फ रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। कमरे में बैठे नेता एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें पता है कि यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही विस्फोटक भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि राष्ट्रपति भवन में बैठकर यह आदमी संविधान की किताब सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखेगा, उसे जिएगा। नामांकन दाखिल होता है। चुनावी गणित में उसकी स्थिति मजबूत दिखती है, लेकिन राजनीति में अंतिम क्षण तक कुछ भी निश्चित नहीं होता। दूसरी तरफ एन सेशन भी मैदान में है। मीडिया उन्हें लगातार समय दे रहा है। उनकी सख्ती की कहानियां लोगों के बीच खूब चलती हैं। दिल्ली से लेकर राज्य विधानसभाओं तक हर जगह यही सवाल घूम रहा है, कौन बेहतर राष्ट्रपति होगा? वह जो व्यवस्था के भीतर से आया है या वह जिसने व्यवस्था को चुनौती दी है? राष्ट्रपति चुनाव का दिन आता है। सांसद और विधायक वोट डालते हैं, मतपेटियां सील होती हैं और फिर शुरू होता है इंतजार। वही पुराना मगर हर बार नया लगता इंतजार, जहां कुछ घंटों की दूरी जीवन की सबसे बड़ी घोषणा बन जाती है। नारायणन अपने कमरे में शांत बैठा है। कोई आवी रैली नहीं, नारा नहीं, बस चुप्पी और घड़ी की टिक टिक। उसके लिए यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा उस सोच से है जो अब भी मानत ई है कि दलित महज वोट बैंक हैं, सत्ता के असली कमरों में उनका कोई स्थान नहीं। जब मतगणना शुरू होती है, शुरुआती रुझानों से ही साफ होता जाता है कि नारायणन भारी बहुमत से आगे हैं। राजधानी की हवा में एक अजीब सा रोमांच भर जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, उस पूरे सफर की जीत है जो उंझावुर की मिट्टी से चलकर लंदन, बीजिंग, वॉशिंगटन और टप्लम और दिल्ली के संसद भवन तक आया है। आखिरकार नतीजा आधिकारिक रूप से घोषित होता है कि नारायणन भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं, देश का पहला दलित राष्ट्रपति। उस क्षण उसका अदृश्य प्रतिद्वंद्वी मानो पहली बार पीछे छूटता हुआ महसूस होता है, लेकिन वह जानता है लड़ाई कहीं खत्म नहीं हुई। सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाना और बात है उस कुर्सी पर बैठकर सीमित संवैधानिक अधिकारों के भीतर रहते हुए भी इतिहास में अपनी अलग रेखा खींच देना। यह एक बिल्कुल अलग, बहुत कठिन दौड़ है। जब वह राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता है, लाल कालीन उसके पैरों के नीचे फैलता है, ऊपर गुंबद चमकता है और सज-धज कर खड़े सैनिक सलामी देने को तैयार होते हैं। वह भीतर ही भीतर खुद से एक वाक्य दोहराता है, अब वक्त कम है, चुनौतियां बहुत हैं और इस बार मेरा प्रतिद्वंद्वी केवल कोई व्यक्ति नहीं, पूरी सत्ता संरचना है। देखते हैं यह दौड़ कौन जीतता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ राष्ट्रपति भवन का भव्य दरबार हॉल, झूमरों से गिरती सुनहरी रोशनी, ताज़ा पॉलिश हुए फर्श पर चमकते जूते, कैमरों की चमक, औपचारिक पोशाकों में सजे राष्ट्र के सबसे ताकतवर लोग। दूसरा तरफ इसी शहर के किनारे बसी किसी झुग्गी में मिट्टी के चूल्हे पर रखी उबलती हांडी, दीवार पर टेढ़ी कील में लटका पुराना अखबार और उसमें छपी छोटी सी हेडलाइन के नारायणन बने भारत के राष्ट्रपति। इन दो तस्वीरों के बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटरों की नहीं, सदियों की है और आज उसी दूरी को पाटने के लिए एक आदमी उस ऊंचे मंच पर हाथ रखकर शपथ लेने वाला है कि नारायणन। कमरे में तालियां गूंजती हैं, कैमरे क्लोजअप लेते हैं और किसी को अंदाजा नहीं कि आने वाले 5 साल में यह शांत दिखने वाला व्यक्ति सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर सत्ता से ही टकराने वाला है। सीमित समय, सीमित संवैधानिक शक्तियां और सामने प्रतिद्वंद्वी के रूप में पूरा राजनीतिक तंत्र जो उससे उम्मीद करता है कि वह बस रबर स्टैंप बने रहे। शपथ के बाद जब वह पहली बार राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में अकेला बैठता है तो खिड़की से दूर तक फैले लॉन्स, फव्वारे और सैनिकों की चहल पहल दिखती है, लेकिन उसकी आंखों के भीतर कोई
और चित्र चल रहे हैं। उंजावुर का वह कच्चा आंगन जिसमें बरसात में कीचड़ भर जाता था, कॉलेज की फीस के लिए जुटाए गए चंदे की सिक्कों वाली थैली, लंदन की ठंडी लाइब्रेरियां, बीजिंग की धुंध और टप्लम की मतगणना वाली रात। अब यहां से आगे जो भी होगा उसकी गति तय करेगी दीवार। पर टिक टिक करती घड़ी 5 साल, बस 5 साल, जिनमें उसे साबित करना है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक मुहर नहीं, सचमुच जनता का प्रथम सेवक हो सकता है। राष्ट्रपति भवन की सुबह भले ही एक सी लगती हों, गार्ड ऑफ ऑनर, झंडे का सम्मान, दफ्तरों में फाइलें, लेकिन उसके लिए हर सुबह एक नई दौड़ की शुरुआत है। हर दिन मेज पर फाइलों का ढेर आता है, अध्यादेश वापस लेने की सिफारिश की सी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव, क्षमा याचिकाओं की मोटी मोटी फाइलें। कानून की भाषा हमेशा ठंडी होती है, लेकिन वह इन फाइलों के पीछे खड़ी गर्म जिंदगियां देखता है। किसी राज्य की चुनी हुई सरकार, किसी आरोपी की आखिरी उम्मीद, किसी किसान की जमीन से जुड़ बिल। और यहीं से शुरू होता है उसका पहला बड़ा टकराव। उसका प्रतिद्वंद्वी अब कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह अदृश्य परंपरा है जो कहत ई है, राष्ट्रपति का काम बस हस्ताक्षर करना है, सवाल मत पूछो। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय बाद एक संवेदनशील प्रस्ताव उसकी मेज पर आता है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। फाइल पर लिखी पंक्तियां साफ हैं, तर्क आधे अधूरे। समय कम है, राजनीतिक समीकरण उतने ही तेजी से बदल रहे हैं जितनी तेजी से न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां दौड़ती हैं। सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति तुरंत मंजूरी दें, लेकिन वह फाइल पर कलम रखकर रुक जाता है। उसके भीतर से कोई आवाज कहती है, जिस पद पर तुम बैठे हो वह उन लाखों वोटों से बना है जिन्हें चुनने में लोगों ने दिन भर धूप में खड़े होकर उंगलियों पर स्याही लगवाई है। तुम बिना पूछे, बिना जांच किए उस भरोसे को कैसे खत्म कर सकते हो? शिष्ट लेकिन सख्त भाषा में वह सरकार से लिखित स्पष्टीकरण मांगता है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अचानक हलचल मच जाती है। यह राष्ट्रपति ये तो सवाल पूछ रहा है। अब तक किसी ने इतनी विस्तार से वजह नहीं मांगी। कई लोगों के लिए यह एक झटका है। वे मान चुके थे कि दलित पृष्ठभूमि वाला यह शांत स्वभाव का आदमी बस इस पद की औपचारिक शोभा बढ़ाएगा। पर यह तो पहला ट्विस्ट है कि नारायणन साफ संकेत दे देता है कि उसके पास समय भले ही सीमित हो, पर वह 5 साल को 5 औपचारिकताओं की तरह नहीं बिताने वाला। उसके और सरकार के बीच यह प्रतिस्पर्धा अब लगातार चलने वाली है। किसके तर्क ज्यादा मजबूत हैं, किसकी संवैधानिक समझ अधिक गहरी है और किसकी नैत एक शक्ति अंत में भारी पड़ती है। कभी देर रात को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, मामला अत्यंत तात्कालिक है, कल सुबह तक निर्णय चाहिए। वह फाइलें मंगवाते हैं, रिपोर्टें पढ़ते हैं, राज्यपाल से स्पष्टीकरण लेते हैं, कभी कभी स्वतंत्र स्रोतों से भी जानकारी जुटवाते हैं। घड़ी की सुइयां दौड़ रही हैं, प्रेस का दबाव बढ़ रहा है, बाजार अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे हैं और राष्ट्रपति भवन के भीतर एक शांत कमरे में एक आदमी हर शब्द तोल रहा है ताकि संविधान की आत्मा किसी तत्काल राजनीतिक लाभ के नीचे कुचली न जाए। यहां से उसका दूसरा मोर्चा शुरू होता है, राष्ट्रीय संकट के समय उसकी भूमिका। 1999 कारगिल, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर धुआं उठ रहा है, दूर से बमबारी की आवाज, ताबूतों में लिपटे तिरंगे, पूरे देश का खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख सभी स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए राष्ट्रपति भवन आते हैं। उस कमरे में जहां आम दिनों में राजनयिक शिष्टाचार की मुलाकातें होती हैं, आज नक्शे फैले हैं, सीमाओं की रेखाएं उंगलियों के नीचे खींच सी जाती हैं। के नारायणन ध्यान से सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सीमा पार करने वालों की मंशा क्या है? हमारी जवाबी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कैसी दिखेगी? क्या हमारे सैनिकों को पर्याप्त तैयारी और सुरक्षा मिली है? इस युद्ध में उसके पास तोपें नहीं, टैंक नहीं, आदेश देने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं, लेकिन उसके शब्दों में वह नैतिक ताकत है जो पूरे तंत्र को याद दिलाती है, हम आक्रमणकारी नहीं, अपनी जमीन के रक्षक हैं। उसके संबोधनों में, उसके युवा सैनिकों से किए गए संवादों में
एक बात बार बार उभरती है कि देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं, न्यायपूर्ण निर्णयों से बनती है। जब युद्ध समाप्त होता है, विजय के जश्न में डूबे देश के बीच वह काफी संयत शब्दों में उन सैनिकों के परिवारों को याद करता है जिनके लिए यह जीत हमेशा एक निजी शोक के साथ जुड़ी रहेगी। उसकी यही संवेदनशीलता उसे बाकी नेताओं से अलग खड़ा कर देती है। वह सिर्फ जीत की कहानी नहीं, कीमत की कहानी भी सुनाता है, लेकिन उसका असली सबसे कठोर इम्तिहान अभी बाकी है। आर्थिक उदारीकरण की तेज हवाओं के बीच देश के कई हिस्सों में असमानता, बेरोजगारी और असंत ओश बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव की चिंगारियां कई बार अचानक भड़क उठती हैं। इन्हीं वर्षों में देश कुछ ऐसे दंगों का गवाह बनता है जिनकी तस्वीरें आज भी झकझोर देती हैं। धुएं से भरी गलियां, जलते घर, भागते लोग, डरी हुई आंखें। राष्ट्रपति भवन की मेज पर सुबह का अखबार खुलता है और पहली ही तस्वीर में एक बच्चा जिसकी आंखों में आग की परछाई है। वह अखबार कुछ देर तक ऐसे ही खुला रहता है। उसका मन में एक ही सवाल गूंजता है, जब देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी और सुरक्षा का वादा करता है, तो ये तस्वीरें किसकी असफलता हैं? केवल सरकार की या उस पूरे तंत्र की जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ? वह अपने संवैधानिक दायरे की सीमाएं जानता है। वह सीधे आदेश नहीं दे सकता, सेना नहीं भेज सकता, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करा सकता, लेकिन उसके पास एक ताकत है, शब्दों की, राष्ट्रपति के संबोधन की। रात देर तक लिखने वाली टीम के साथ बैठकर वह अपने शब्द चुनता है, जैसे सर्जन चाकू की धार चुनता है। बहुत नुकीली हुई तो जानलेवा, बहुत कुंद हुई तो बेअसर। उसे ऐसा भाषण देना है जो सत्ता को आईना दिखाए, लेकिन संवैधानिक संतुलन भी न टूटे। समय कम है, अगले दिन गणतंत्र दिवस है। पूरा देश टीवी के सामने बैठेगा और हर वाक्य इतिहास की किताबों में दर्ज हो सकता है। उसके भाषण की कुछ पंक्तियां सुनकर लोग चौंक जाते हैं। वह सीधे सीधे यह कहने की हिम्मत करता है कि राज्य की शक्तियां वहां विफल हो जाती हैं जहां नागरिक धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने लगते हैं और सत्ता मौन दर्शक बनी रहती है। कई राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं, यह सबसे राजनीतिक राष्ट्रपति भाषणों में से एक है और यहीं उसका प्रतिद्वंद्वी फिर रूप बदलता है। अब वह कोई दल विशेष नहीं, बल्कि वह धारणा है जो कहती है राष्ट्रपति को निष्पक्ष रहना चाहिए, यानी लगभग मौन रहना चाहिए। नारायणन इस पर एक और ट्विस्ट देते हैं। वे दिखाते हैं कि निष्पक्षता का मतलब अन्याय के सामने चुप रहना नहीं, बल्कि न्याय के पक्ष में निर्भीक खड़े होना है, भले ही वह सत्ता को असुविधाजनक लगे। इन 5 सालों में एक और दबाव लगातार बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि और घरेलू मोर्चे पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की सेहत। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकों में, राज्य भोज के लंबे टेबल पर जब सामने किसी महाशक्ति का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बैठा होता है, तो शिष्टाचार की मुस्कानों के पीछे बहुत कुछ चलता है। वे आर्थिक सुधारों, परमाणु नीति, मानवाधिकार, दक्षिण एशिया की राजनीति पर बात करते हैं। कई बार मेहमान हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हैं, आपके देश में इतनी विविधता है, इतने समुदाय, इतने क्षेत्र, आप लोग यह सब कैसे संभाल लेते हैं? वह मुस्कुराकर जवाब देता है, लोकतंत्र हमारे लिए बोझ नहीं, हमारी एकमात्र सुरक्षा है। पर भीतर से वह जानता है कि यह सुरक्षा हर दिन, हर फैसले से, हर चुनाव से दोबारा अर्जित करनी पड़ती है और राष्ट्रपति के तौर पर उसके पास इसे मजबूत करने के लिए सिर्फ कुछ ही औजार हैं, उसके शब्द, उसका मौन और जरूरत पड़ने पर फाइल रोक देने की उसकी क्षमता। राष्ट्रपति भवन का जीवन बाहर से जितना चमकदार दिखता है, भीतर से उतना ही तपस्वी भी हो सकता है। सुबह से देर रात तक फाइलें, शिष्टाचार, शपथ समारोह, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की अगवानी, सेना के अधीनस्थों के साथ रणनीतिक बैठकों में भागीदारी, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण। लेकिन नारायणन हर अवसर को सिर्फ औपचारिकता नहीं रहने देना चाहते। किसी तकनीकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में वह कहता है, अगर आपके बनाए कंप्यूटर उस गांव की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते जहां से मैं आता हूं, तो आपकी डिग्री अपूर्ण है। किसी सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में वह याद दिलाता
है, जो समाज अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को भूल जाता है, वह अपनी सबसे बड़ी प्रतिभाओं को भी खो देता है। इस तरह वह हर मंच को एक छोट ए से युद्ध क्षेत्र में बदल देता है, जहां उसका प्रतिद्वंद्वी है। भूलने की प्रवृत्ति और केवल ताकत के हिसाब से विकास को मापने की आदत। इन वर्षों में कई बार ऐसा होता है कि सरकारें बदलती हैं, गठबंधन टूटते हैं, नए समीकरण बनते हैं। 1998 और फिर 1999 में जब लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत नजर नहीं आता, तो नजरें राष्ट्रपति भवन की ओर उठती हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? किस दल को पहले सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे? किस तरह तय होगा कि किसके पास असली बहुमत है? समय यहाँ भी बेहद कम होता है। बाजार, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मंच सभी एक स्थिर सरकार की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ उसका हर फैसला इतिहास में मिसाल बन सकता है। वह संवैधानिक विशेषज्ञों से राय लेता है, पुराने उदाहरणों का अध्ययन करता है, लोकराज्य की आत्मा पर विचार करता है और तब निर्णय करता है कि किसे आमंत्रित करना है, किससे प्रमाण पत्र मांगना है और कब यह कहना है। अब आप सदन के विश्वास का सामना कीजिए। राजनीतिक गलियारों में कई बार बेचैनी फैलती है। राष्ट्रपति बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, वे परंपराओं को बदल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक नया वाक्य भी सुनाई देने लगता है। कम से कम यह तो भरोसा है कि राष्ट्रपति भवन में बैठा व्यक्ति संविधान को जागते हुए पढ़ता है, सिर्फ उद्घाटन भाषणों में कोटेशन के लिए नहीं। उसके इन 5 वर्षों का एक और बड़ा मगर कम दिखने वाला काम है आनगरों में न दिखने वाली, दूर दराज की, हाशिए पर खड़ी आवाजों को केंद्र की बातचीत में जगह देना। कई बार वह अपने आधिकारिक कार्यक्रम में ऐसे स्थान शामिल करवाता है जो आम तौर पर राष्ट्रपति के दौरे में नहीं सोचे जाते। किसी दलित बस्ती का विद्यालय, किसी सूखे से पीड़ित क्षेत्र का गांव, किसी आदिवासी समुदाय का सांस्कृतिक कार्यक्रम। कहा जाता है कि एक बार किसी समारोह में जब उसे सम्मानित करने के लिए मंच पर रखा गया सोफा बहुत ऊंचा था और सामने बैठी जनता साधारण कुर्सियों पर, तो उसने बारीकी से नोटिस लेते हुए कहा, कृपया मेरी सीट भी नीचे कर दीजिए, मैं दूसरों से ऊंचा बैठकर न्याय की बात नहीं कर सकता। यह छोटा सा दृश्य कैमरों में ज्यादा नहीं आया, लेकिन जिनकी आंखों ने यह देखा, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया कि हर ऊंचा पद, हर ऊंची कुर्सी इंसान की बराबरी से ऊपर नहीं हो सकती। समय तेजी से निकल रहा है। 5 साल की उलटी गिनती अब आखिरी महीनों में पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति भवन की दीवारों पर, गलियारों में, सुरक्षा घेरे में सबको पता है कि बहुत जल्द यह घर किसी और का हो जाएगा। सवाल हवा में तैर रहा है, क्या के आर नारायणन को दूसरा कार्यकाल मिलेगा? क्या वे खुद चाहेंगे? कुछ राजनीतिक दल गणित लगाते हैं, कुछ मानते हैं कि उनकी स्वतंत्र सोच सत्ता के लिए असहज रही है और वे शायद किसी अधिक अनुकूल व्यक्ति को इस पद पर देखना चाहेंगे। यहाँ भी उसका प्रतिद्वंद्वी वही पुराना है, सुविधा के लिए चुनी गई चुप्पी और असुविधाजनक ईमानदारी से डरन वाली राजनीति। उसके सामने विकल्प है, या तो वह एक और कार्यकाल की आकांक्षा रखे और उस दिशा में संकेत दे, या चुपचाप बिना किसी शोर के अपने 5 साल को एक संपूर्ण चक्र मानकर पीछे हट जाए। जब पत्रकार उससे पूछते हैं, क्या आप पुनः राष्ट्रपति पद के लिए उपलब्ध होंगे, वह मुस्कुराकर अपने परिचित संयमित अंदाज में कहता है, मैं कोई पद प्राप्त करने के लिए दौड़ता नहीं, जो भी मिला वह एक जिम्मेदार की तरह मिला और हर जिम्मेदारी की एक समय सीमा होती है। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस वही सादगी जो उंजावूर की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल तक चली आई है। आखिर वह दिन भी आता है जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक समारोह होता है, नए राष्ट्रपति के स्वागत और पुराने राष्ट्रपति के विदा होने का। लाल कालीन पर 2 शख्स साथ साथ चलते हैं। एक के आर नारायणन, जिसने दलित पृष्ठभूमि से आकर सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर भी खुद को कार्यशील राष्ट्रपति कहा। दूसरे उनके उत्तराधिकारी, जो अपने साथ नए समय की नई संवेदनाएं लेकर आ रहे हैं। सैनिकों की टुकड़ी सलाम ठोकती है, राष्ट्रगान बजता है,
तोपों की सलामी गूंजती है, कैमरे नए चेहरे पर झूम इन करते हैं। लेकिन अगर आप उस भीड़ में पीछे खड़े किसी बुजुर्ग, किसी दलित छात्र, किसी छोटे कस्बे की लड़की की आंखों में झांकें, तो वहां अभी भी उस शांत चेहरे की झलक मिलेगी जिसने उन्हें 5 साल तक यह महसूस कराया कि राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीव आरों के भीतर भी उनकी आह, उनकी आशा, उनकी कहानी सुनी जा सकती है। कार की खिड़की से पीछे छूटता राष्ट्रपति भवन, उसके चमकते गुंबद, दूर जाते फव्वारे और सिकुड़ती हुई लाल कालीन, सबको देखते हुए कि आर नारायणन शायद मन ही मन वही पुराना सवाल दोहराते हैं, क्या इन 5 सालों में मैं सचमुच कुछ बदल पाया? लेकिन शायद इस सवाल का असली जवाब समय देगा, क्योंकि कई बदलाव तुरंत नहीं दिखते, वे संस्थाओं की स्मृति में दर्ज हो जाते हैं। अब उसका इस संवैधानिक भूमिका समाप्त हो रही है, लेकिन उसकी कहानी नहीं। असली कसौटी तो यह है कि जब वह राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर फिर एक साधा रण नागरिक बन जाएगा, तब उसकी कही बातों, उसके लिए लड़ी गई अदृश्य लड़ाइयों और उसके द्वारा खींची गई नैतिक रेखाओं का क्या होगा? और यही वह मोड़ है जहां से उसकी जिंदगी का अंतिम, शायद सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा अध्याय शुरू होने वाला है, जहां कोई पद नहीं, कोई औपचारिक शक्ति नहीं, सिर्फ एक बुजुर्ग जो अपने अनुभव, अपने सिद्धांत और अपनी स्मृति के सहारे आने वाली पीढ़ियों को यह कहानी सुनाएगा कि कैसे एक आदमी ने 5 साल की सीमित घड़ी में अपने से कहीं ज्यादा बड़े प्रतिद्वंद्वी पूरे सत्ता संरचना से मुकाबला करने की कोशिश की। सोचिए, वही आदमी जो कल तक हजारों सैनिकों की सलामी के बीच बुलेट प्रूफ कार से निकलता था, आज दिल्ली की एक साधारण सड़क के मोड़ पर ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने का इंतजार कर रहा है। कल तक उसके लिए रास्ते खाली कर दिए जाते थे, आज वह बाकी लोगों के साथ धूप में खड़ा हरा हो ने का इंतजार कर रहा है। कल तक हर शब्द लाइव प्रसारित होता था, आज उसके बोलने या चुप रहने से किसी न्यूज चैनल की टीआरपी नहीं बदलती। लाल बत्ती के सामने खड़ा यह बुजुर्ग जो हल्के झुके कंधों के साथ कार की खिड़की से बाहर देख रहा है, वहीं के एन.आर. नारायणन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन अब पीछे छूट चुका है, नया राष्ट्रपति शपथ ले चुका है और समय ने जैसे एक ही रात में उसके पद, उसकी शक्ति, उसकी औपचारिक चमक को उतार कर एक तरफ रख दिया है। लेकिन उसके भीतर लगी घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही है। जो कुछ कहना है, जो कुछ छोड़ जाना है, अब बहुत जल्दी कहना होगा, क्योंकि इस बार समय सीमा 5 साल की नहीं, सांसों की है और कोई नहीं जानता आखिर कितनी बची हैं। नई कोठी, नया पता, पर वही पुरानी आदत, सुबह जल्दी उठना, अखबारों का ढेर मंगवाना, चाय के कप के साथ सुर्खियां पढ़ना। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हेडलाइन में उसका नाम कम, उसकी तस्वीर लगभग न के बराबर दिखती है। पहले पृष्ठ पर नए राष्ट्रपति के कार्यक्रम, नए प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे, नए गठबंधन की चालें। कहीं अंदर किसी कोने में छोटा सा जिक्र पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने। आज वह मुस्कुराता है। उसे पता था कि सत्ता से बाहर आते ही कैमरों की नजर घूम जाती है, जैसे शादी के बाद दुल्हन पर से एसपी ऑटलाइट किसी और पर चली जाए। पर उसके सामने अब नया प्रतिद्वंद्वी है, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भूलने की ताकत। तुम एक ऐसी ताकत जो धीरे धीरे, चुपचाप किसी समय के लोकप्रिय, साहसी, विवादास्पद राष्ट्रपति को सरकारी कैलेंडर की एक तस्वीर में बदल देना चाहती है। और वह तय करता है कि अगर उसने पूरे जीवन किसी से जंग लड़ी है तो वही है, हाशिए पर धकेले हुए लोगों की आवाज को अनसुना कर देने वाली यह सामूहिक भूल। सवाल सिर्फ यह है कि बिना पद के, बिना औपचारिक शक्ति के और अपने कमजोर होते शरीर के साथ वह कितनी दूर तक, कितने समय तक इस प्रतिद्वंद्वी के सामने टिक पाएगा। दिल्ली की उस कोठी के भीतर दिन शांत दिखते हैं, पर भीतर बहसें चलती रहती हैं। कई संस्थान उससे निमंत्रण भेजते हैं, विश्वविद्यालय, सामाजिक संगठन, मानवाधिकार समूह, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। आप हमारे वार्षिक व्याख्यान में मुख्य वक्ता बने। दलित अधिकारों पर आपकी बात सुने बिना यह सम्मेलन अधूरा रहेगा। डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा यात्रा मत कीजिए, आपकी उम्र अब। और वहीं दूसरी तरफ हर निमंत्रण उसके सामने एक टिक टिक करती घड़ी की तरह होता है। अगर आज नहीं गए तो जो बात आप कह
सकते हैं, क्या कोई और उसी तरह कह पाएगा? वह कुछ निमंत्रण ठुकरा देता है, कुछ चुन लेता है। कभी केरल के किसी कॉलेज के छोटे से सभागार में, जहां दीवारों पर पंखे घिसे हुए हैं और कुर्सियां अलग अलग तरह की हैं। कभी दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल के भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां माइक, प्रोजेक्टर, अनुवाद की मशीनें लगी हैं। दोनों जगह वह एक ही वाक्य से शुरुआत करता है, मैं जब अपने गांव से निकला था तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी दी न मुझे माननीय कहकर बुलाया जाएगा। फिर भी अगर मेरे गांव जैसा कोई बच्चा आज भी कॉलेज की फीस के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है तो मेरे सब पद व्यर्थ हैं। हर भाषण में, हर मुलाकात में वह यह साफ कर देता है कि राष्ट्रपति भवन से विदा हो जाने का मतलब यह नहीं कि उसका संघर्ष ऐश खत्म हो गया, बस उसके हथियार बदल गए हैं। अब उसके पास नोटशीट पर लिखने का अधिकार नहीं, पर उसके पास कड़वे सवाल पूछने की आज़ादी है, बिना किसी राजनीतिक मजबूरी के। अब वह किसी फाइल को लौटा नहीं सकता, पर वह किसी भी मंच से खुला बयान दे सकता है कि यह फाइल लौटानी चाह ये थी। एक बार दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में, जिसका विषय है नई सदी का भारत, उसे एक सत्र में बैठाया जाता है जहां मंच पर कई नामी उद्योगपति, अर्थशास्त्री और युवा नेता बैठे हैं। चर्चा का स्वर है तेज विकास, विदेशी निवेश, ग्लोबल ब्रांड। कोई कहता है अब भारत नई उड़ान भर रहा है, गांव और जाति जैसी बातें पीछे छूट रही हैं। तालियां बजती हैं। मॉडरेटर मुस्कुराते हुए माइक उसकी ओर बढ़ाते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? क्या यह वह नया भारत है जिसका आप सपने देखते थे? एंडसोर खानदान आन नाम। कमरे में सन्नाटा। वह धीरे से माइक पकड़ता है, अपनी पुरानी संयत आवाज में कहता है, मैं उस भारत को कभी नया नहीं मान सकता जो अपन इस सबसे पुराने घावों को ढककर आगे बढ़ने की जल्दी में है। यदि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और स्त्रियां अभी भी बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ रही हैं तो हमारी आर्थिक आंकड़ों की चमक मुझे थोड़ी चुभती है। एक क्षण के लिए माहौल असहज हो जाता है। मंच पर बैठे कुछ चेहरे सिकू डरते हैं, कुछ नजरें मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती हैं। पर दर्शकों में कहीं पीछे कुछ युवा छात्र, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार अपने नोटबुक में तेजी से यह वाक्य लिख रहे होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यह वही नारायणन है जिसने राष्ट्रपति रहते हुए भी सत्ता के सामने असुविधाजनक सच कहने की हिम्मत दिखाई थी, और अब बिना किसी पद के भी अपने प्रतिद्वंद्वी सुविधाजनक भूल के खिलाफ वही लड़ाई जारी रखे हुए है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उसका दूसरा बड़ा संघर्ष उभर कर सामने आता है, स्वयं की छवि के साथ। देश की राजनीति बदल रही है, राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, नायक और प्रतीक बदले जा रहे हैं। कभी कभी कोई नेता मंच से घोषणा करता है, हमन ए तो हमेशा दलितों को सम्मान दिया है, देखिए हमारे ही समय में एक दलित राष्ट्रपति बना था। तस्वीरें स्क्रीन पर चमकती हैं, उसकी शपथ ग्रहण की, उसके दरबार हॉल की, उसके किसी विदेशी दौरे की। तालियां बजती हैं, नारा लगता है। उस क्षण अपनी शांत बैठक में बैठा वह टीवी पर यह सब देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके संघर्ष को, उसके सवाल उठाने की परंपरा को बहुत सुविधाजनक तरीके से एक सजावटी उपलब्धि में बदला जा रहा है, जैसे किसी घर की दीवार पर लगी तस्वीर जिसके पीछे की कहानी किसी को याद नहीं। यहाँ उसका प्रतिद्वंद्वी फिर एक नया रूप ले लेता है, प्रतीक का उपयोग बिना उसकी आत्मा को समझे। वह इस पर चुप रहने वाला नहीं। एक साक्षात्कार में जब पत्रकार उससे पूछते हैं, आपको कैसा लगता है जब आज की राजनीति दलित राष्ट्रपति बनवाने के उदाहरण के रूप में आपका जिक्र करती है, वह थोड़ा रुककर शब्द चुनकर कहता है, अगर मुझे सिर्फ एक दलित राष्ट्रपति बनाकर भूल जाना था तो मेरी जरूरत ही क्या थी। असल सवाल यह है कि क्या उन 5 वर्षों में हमने उन लोगों के लिए कुछ बदला जिनके कारण मेरा राष्ट्रपति बनना अर्थपूर्ण था? अगर नहीं, तो मेरा नाम लेना सिर्फ एक सांत्वना पुरस्कार है, न्याय नहीं। ये जवाब छपता है, कुछ चैनलों पर चलता है, फिर धीरे धीरे अन्य शोरगुल में खो भी जाता है। लेकिन जहां जहां यह पहुंचता है, वहां यह एक छोटी सी चिंगारी छोड़ जाता है कि किसी इंसान को प्रतीक में बदलते समय उसकी बेचैनी को भी सुनना जरूरी है। इसी बीच जीवन एक और मोर्चा खोल देता है,
शरीर का। उम्र अब 70 के पार निकल चुकी है। राष्ट्रपति कार्य का एल की थकान, वर्षों के राजनयिक दौरे, अनगिनत रातें जाग जाग कर रिपोर्टें पढ़ना, सबका हिसाब शरीर मांगने लगता है। डॉक्टरों के पास जाने की संख्या बढ़ती है। दवाइयों की शीशियां मेज पर जगह घेरने लगती हैं। डायरी में भाषण की तारीखों के बीच चेकअप की तारीखें भी लिखी जाने लगती हैं। एक दिन डॉक्टर सीधे शब्दों में कहते हैं, अब आपको यात्रा बहुत कम करनी चाहिए, भीड़ से बचिए, संक्रमण का खतरा है। आपका शरीर अब वैसा नहीं रहा। इस खबर के साथ ही उसके भीतर एक नई प्रकार की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। पहले उसकी समय सीमा 5 साल की थी, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब यह समय सीमा और धुंधली है, पर ज्यादा कठोर, कुछ वर्ष, शायद कुछ ही वर्ष। और उसके सामने सवाल खड़ा है, इन अंतिम सालों में वह क्या चुनता है? आराम, शांत पारिवारिक जीवन, किताबें पढ़ते हुए, संगीत सुनते हुए दिन गुजारना, या फिर बची हुई ताकत का हर कण उन मुद्दों पर बोलने, लिखने और मिलने में लगाना जिन्हें वह जीवन भर अपना कर्तव्य मानता आया है। उषा नारायणन, जो वर्षों से उसकी साथी, मित्र और सबसे ईमानदार आलोचक रही हैं, एक शाम धीरे से कहती हैं, आपने जीवन भर दूसरों के लिए काम किया, अब थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए। वह मुस्कुराता है, अपने लिए समय? मेरे लिए तो वही समय सबसे अपना लगता है जब मैं किसी ऐसे इंसान के लिए आवाज उठा पाता हूं जो खुद नहीं बोल सकता। ये कोई नाटकीय संवाद नहीं, यह उसके जीवन का सिद्धांत है, जो अब उसकी आखिरी लड़ाइयों का आधार बनता है। जहां उसका प्रतिद्वंद्वी है अपने भीतर उठती थकान की आवाज और बाहर से आती डॉक्टरों की चेतावनी, और बीच में खड़ा है एक बुजुर्ग जो तय नहीं कर पा रहा कि किसको ज्यादा सुने। इन वर्षों में वह अपने पुराने कागज, डायरी, पत्र और भाषणों के ड्राफ्ट निकलवाता है। कई कागजों पर कॉफी के दाग हैं, कई पर पेन की हड़बड़ी से खिंच ई हुई रेखाएं। कहीं किसी भाषण के किनारे छोटे अक्षरों में लिखा है, यह वाक्य ज्यादा कठोर तो नहीं लग रहा, एंडान कहीं किसी प्रधानमंत्री को भेजे गए नोट के नीचे उसने खुद से सवाल पूछा है, क्या यह दखलंदाजी है या संविधान की आत्मा? वह इन सब को देखते हुए समझता है कि उसकी असली विरासत सिर्फ वे निर्णय नहीं हैं जो सार्वजनिक हुए, बल्कि वे संदेह, वे आत्ममंथन, वे रात ऐन हैं जिनमें उसने अपने आप से लड़ाई की, ताकि जो वह करे वह सिर्फ साहसी नहीं, नैतिक भी हो। कुछ शोधकर्ता, पीएचडी करने वाले छात्र, इतिहासकार उसके पास आते हैं, हम आपके राष्ट्रपति काल पर काम कर रहे हैं, आपसे कुछ विस्तार से बात करना चाहते हैं। वह उन्हें बैठाता है, धैर्य से सुनता है और फिर हर सवाल का जवाब देता है। कभी कभी वह हंसकर चेतावनी देता है, ध्यान रखिएगा, इतिहास लिखते समय किसी को देवता मत बना देना और किसी को खलनायक भी नहीं। उनमें से कुछ छात्र जाते जाते उससे वादा करते हैं, सर हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को ठीक ठीक दर्ज कर सकें। उन्हें शायद अंदाजा नहीं होता कि वे सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं ले रहे, बल्कि उस आदमी की समय से लड़ाई में टे से साथी बन रहे हैं, जो चाहता है कि उसकी कहानी सच्चाई के साथ आगे पहुंचे, न कि सिर्फ आधिकारिक पुस्तिकाओं के चमकते पन्नों में। इसी दौरान राजनीति में, मीडिया में, समाज में नए चेहरे उभर रहे हैं। कुछ युवा नेता जो टीवी बहसों में तेजी से बोलते हैं, कुछ एंकर जो ऊंच ई आवाज में देशभक्ति की परिभाषा तय करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी जो अखबार के कॉलम में यह लिखते हैं कि पुरानी पीढ़ी के नेता आज के जम आने की तेज गति को समझ नहीं पाते। कभी कभी कोई उनका नाम लेकर कह देता है, वो पुराने जमाने की सोच थी, आज का भारत अलग है। यह एक और तरह की प्रतिस्पर्धा है पुराने और नए भारत के बीच, जहां पुराना अक्सर धीमा, भावुक, आदर्शवादी कहा जाता है और नया प्रैक्टिकल, तेज, समझदार। नारायणन इस द्वंद्व पर मुस्कुराते हैं। एक छोटी सी गोष्ठी में जहां कुछ युवा कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, वे पूछते हैं, सर आपको नहीं लगता कि आज की राजनीति में आदर्शवादी होने का मतलब है हार जाना? वह बारी बारी से उनके चेहरों को देखते हैं और शांति से कहते हैं, अगर जीतने का मतलब यह है कि आप अपनी आत्मा को हार जाए, तो मैं जीवन भर उसी हार को चुनूंगा जो मुझे हर रात चैन से सोने देती है। जिस दिन आप अपनी आत्मा से प्रतिस्पर्धा में हार जाएंगे, उस दिन कोई भी चुनाव जीतकर आप क्या करेंगे?
यह जवाब सुनकर कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाहर दुनिया में जो मुकाबला चल रहा है, चैनलों की टीआरपी, पार्टियों के सीटों का ग्राफ, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, उसके बीच यह बुजुर्ग किसी और ही तरह की प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, अपने बेहतर संस्करण से मुकाबले की। और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत बनने लगती है कि पद चाहे जो भी हो, असली प्रतिद्वंद्वी और असली दौड़ हमेशा भीतर चलती है। समय आग बढ़ता है और एक दिन शरीर सचमुच ज्यादा जोर से अपना हिसाब मांगने लगता है। बुखार, सांस फूलना, अस्पताल की सफेद दीवारें, मॉनिटर की बीप करके बजती आवाजें। जिस आदमी ने राष्ट्रपति भवन के राजसी स्वीट देखे, विदेशी महलों के गेस्ट रूम देखे, वह अब अस्पताल के एक कमरे में लेटा है जहां बिस्तर के ऊपर लटका पंखा एक सी आवाज में घूम रहा है और पास की मेज पर सिर्फ पानी की बोतल, कुछ दवाएं और कुछ रिपोर्टें रखी हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में कुछ पत्रकार हैं, कुछ पुराने साथी, कुछ अनजान लोग जो धीरे धीरे सूचना देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति की हालत गंभीर है। टीवी चैनलों पर छोटी सी पट्टी चलती है, भारत के 10वें राष्ट्रपति के NR नारायणन की तबीयत नाजुक। कुछ ही घंटों बाद यह पट्टी बदल जाएगी, भारत ने अपने पहले दलित राष्ट्रपति को खोया। कमरे के भीतर मशीनों की आवाजों के बीच कौन से विचार चल रहे हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम उसकी पुरानी आदतों, उसके जीवन के सवालों, उसकी उलझनों को याद करें तो शायद उस आखिरी पहर में भी उसके मन में वही प्रश्न गूंज रहा होगा, क्या जिन लोगों के लिए मैंने जीवन भर बोलने की कोशिश की, वे आज थोड़ा सा सुरक्षित, थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा सम्मानित महसूस करते हैं? शायद वह अपने गांव उंझावुर की मिट्टी, दिल्ली के उन कॉरिडोरों और राष्ट्रपति भवन की उन फाइलों को एक ही रेखा में जोड़कर देख रहा होगा कि कैसे एक आदमी की छोटी छोटी पसंदें, उसके छोटे छोटे इनकार, उसके कुछ ठहराव इतिहास के किसी दूर पन्ने पर असर छोड़ जाते हैं। 2005 की उस शाम जब खबर आती है कि के नारायणन नहीं रहे, तो देश के कई हिस्सों में यह सिर्फ एक समाचार की तरह गुजर जाती है। चैनल पर 2 मिनट का पैकेज, अखबार में अगले दिन एक पन्ने पर छपी श्रद्धांजलि। लेकिन कुछ जगहों पर यह खबर बहुत व्यक्तिगत हो जाती है। किसी दलित बस्ती के छोटे से घर में एक बुजुर्ग गैग रेडियो पर यह सुनकर चुपचाप दीवार की तरफ देखने लगता है। उसे वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार अपने समुदाय के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनते देखा था और उसे लगा था कि शायद अब उसके पोते की जिंदगी उससे अलग होगी। किसी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में राजनीति विज्ञान की किताबों से घिरे कुछ छात्र यूट्यूब पर उसके पुराने भाषण खोजते हैं। उनके लिए यह कोई दलित राष्ट्रपति भर नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने उन्हें सिखाया कि संविधान का मतलब सिर्फ परीक्षा के लिए याद किए गए अनुच्छेद नहीं, बल्कि जीवन में लिए गए हर नैतिक निर्णय है। किसी राजनयिक दफ्तर में एक सेवानिवृत्त अफसर अपने जूनियर को बताता है, जब मैं बीजिंग में था तब हमने पहली बार एक ऐसे राजनयिक को देखा जिसके पास सिर्फ कूटनीति नहीं, परिपक्व संवेदनशीलता भी थी। और कहीं किसी लेखक की मेज पर एक नई किताब के पहले पन्ने पर यह पंक्ति लिखी जा रही होती है, इस देश में एक ऐसा राष्ट्रपति भी हुआ जो पद के बाद भी सवाल पूछना नहीं भूला। वर्षों बाद जब नए राष्ट्रपति आएंगे, नई सरकारें बनेंगी, नए नारे गढ़े जाएंगे, तो के आर नारायणन का नाम शायद स्कूल की किताबों में एक छोटे पैराग्राफ में सिमट जाएगा, लेकिन उसकी असली विरासत उन पैराग्राफों में नहीं, उन अदृश्य रेखाओं में है जिन्हें उसने खींच दिया कि राष्ट्रपति का पद रबर स्टैंप नहीं, सक्रिय विवेक की सीट हो सकती है, कि दलित पृष्ठभूमि किसी को सिर्फ प्रतीक बनने पर मजबूर नहीं करती, वह उसे संविधान की चेतना बना सकती है, कि सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर भी आप उस चूल्हे की आंच याद रख सकते हैं जहां कभी आपकी मां ने उधार के अनाज से पहली रोटी सेंकी थी। और शायद उसकी सबसे गहरी विरासत उस प्रतिस्पर्धा में है जो उसने जीवन भर अपने प्रतिद्वंद्वियों से नहीं, खुद समय से, खुद सुविधा से, खुद भूल जाने की प्रवृत्ति से लड़ी, कि जब भी कोई नया नेता, नया अधिकारी, नई पीढ़ी सत्ता के किसी भी स्तर पर पहुंचे तो उनके कानों में कहीं दूर से एक शांत, संयत आवाज गूंजे, शक,
ती तुम्हें विशेषाधिकार देने के लिए नहीं, ज्यादा कठिन सवालों का सामना करने के लिए मिली है। घड़ी टिक टिक कर रही है। देखो तुम इस समय का क्या करते हो।